कई 2.5 आधुनिक काल काव्यखंड। जो चौथा प्रकरण है नई धारा तृतीयोत्थान। इसके अंदर वर्तमान काव्य धाराएं आती हैं। इसका समय संवत 1975 से अब तक है। इस प्रकरण में 5 प्रकार के कवियों का वर्णन हुआ है। जो इस प्रकार है, 5 प्रकार के कवि कौन कौन से हैं। पहले वे कवि जो खड़ी बोली कविता जिस रूप में चल रही थी उससे असंतुष्ट होकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने से कुछ पहले ही खड़ी बोली काव्य को कल्पना का नया रूप रंग देने और उसे अधिक अंतर्भाव व्यंजक बनाने में प्रवृत्त हुए, जिसमें मुख्य जो कवि थे वो थे मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे और बद्री नारायण भट्ट। इस कड़ी में श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का उल्लेख भर हुआ है। पूर्व से चली आती ब्रज भाषा काव्य परंपरा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्री वियोगी हरि और दुलारे लाल भार्गव का उल्लेख इस कड़ी में हुआ है। द्विवेदी काल में परिवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा के कवि, जिनके अंतर्गत ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी, श्री श्याम नारायण पांडे, पुरोहित प्रताप नारायण और तुलसीराम शर्मा, दिनेश का उल्लेख हुआ है। छायावाद काव्य धारा के कवि जिसमें प्रमुख हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इनके अतिरिक्त इस वर्ग के कवियों में मोहनलाल महतो, जिनको वियोगी के नाम से जानते हैं, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल, अंचल का उल्लेख भर किया गया है। स्वतंत्र धारा के कवि आते हैं फिर। इस धारा के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी, श्री राम शरण गुप्त, पंडित बालकृष्ण शर्मा, जिनको नवीन के नाम से जाना जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, ठाकुर गुरु भगत सिंह और उदय शंकर भट्ट का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इस प्रकरण में भारतेंदु और द्विवेदी युग के साहित्यिक योगदान का विश्लेषण किया गया है और साथ ही खड़ी बोली में शिल्प और शैलीगत बदलावों को भी रेखांकित किया गया है। छायावाद की चर्चा में क्रम में जब छायावाद की चर्चा होती है उसमें सीक्वेंस क्या आता है, पहले कलावाद आता है, फिर अभिव्यंजनावाद आता है। उनका प्रभावों की भी चर्चा की गई है। अब है बदलती परिस्थितियां, सिचुएशन कैसे चेंज होती है। तृतीय उत्थान में आकर परिस्थितियां बहुत बदल गई। आंदोलनों ने सक्रिय रूप धारण किया और गांव-गांव में राजनीतिक और पार्थिक स्वतंत्रता के विरोध की भावना जगाई गई। मतलब देशभक्ति कविताओं का बहुत बोलबाला हुआ। सरकार से कुछ मांगने के स्थान पर अब कवियों की वाणी देशवासियों को स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान होने को प्रोत्साहित करने लगी। अब जो आंदोलन चले वे सामान्य जन समुदायों को भी साथ लेकर चले। इससे उनके भीतर अधिक आवेश और बल का संचार हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आंदोलन संसार के और भागों में चलने वाले आंदोलनों के मेल में लाए गए, जिससे ये शोक की एक सार्वभौम धारा की शाखाओं में से प्रतीत हुए। वर्तमान सभ्यता और लोक की घोर आर्थिक विषमता से जो असंतोष का ऊंचा स्वर पश्चिम में उठा, उसकी गूंज यहाँ भी पहुंची। मतलब लोगों के अंदर देशभक्ति की भावनाओं को जागृत किया ताकि वो अपने अधिकार के लिए लड़े, ना कि सरकार से अपने अधिकार मांगे। अधिकार मांगने की जगह अधिकार के लिए लड़ने को प्रेरित करने लगे कवि जो थे। ये सबसे पहले पश्चिम में शुरू हुआ था। अब उसका असर था वो यहाँ पर हिंदुस्तान में भी नजर आने लगा। शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त यहाँ भी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अछूत आंदोलन इत्यादि कई आंदोलन एक विराट परिवर्तनवाद के नाना व्यवहारिक अंगों के रूप में चले। अलग अलग प्रकार के आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया इन्होंने, उनको चलने में सहायता की। श्री रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, जिनको नवीन के नाम से जानते हैं, बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कई कवियों की वाणी द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन प्रतिध्वनित हुए। ऐसे समय में कुछ ऐसे भी आंदोलन दूसरे देशों की देखा देखी खड़े हो गए जिसकी नौबत वास्तव में नहीं आई रहती। मतलब कुछ ऐसे भी आंदोलन हुए जो होने नहीं चाहिए थे, लेकिन दूसरों की देखा देखी वो आंदोलन हुए। यूरोप के देश जब बड़े बड़े कल कारखानों से भर गए और जनता का बहुत सा भाग उसमें लग गया, तब मजदूर आंदोलन की नौबत आई। जब बहुत ज़्यादा कारखाने वगैरह, फैक्ट्रियां वगैरह लगा दी गई तो मजदूर भी ज़्यादा तादाद में बढ़ गए। अब उनका जब शोषण हुआ तो मजदूर आंदोलन सामने आया। यहाँ अभी काल कारखाने केवल चल खड़े हुए हैं और उनमें काम करने वाले थोड़े से मजदूरों की दशा खेत में काम करने वाले करोड़ों अच्छे किसानों की दशा से कहीं अच्छी है। पर मजदूर आंदोलन साथ लग गया। जो कुछ हो, इन आंदोलन को तीव्र स्वर हमारी काव्यवाणी में सम्मिलित हुआ है। जीवन के कई क्षेत्रों में जब एक साथ परिवर्तन के लिए पुकार सुनाई पड़ती है, तब परिवर्तन एक वाद का व्यापक रूप धारण करता है और वह बहुतों के लिए सब क्षेत्रों में स्वतः एक चरम साध्य बन जाता है। क्रांति के नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई। इस कामना के साथ कहीं कहीं प्राचीन के स्थान पर नवीन के दर्शन की उत्कंठा भी
प्रकट होती है। मतलब पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को उन्होंने अपनी कविताओं में शामिल किया और लोगों को प्रेरित किया। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिस्थिति के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनुकृत है, ये नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य दिखाई पड़ता है कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जाने से जगत और जीवन के स्वरूप की अनुभूति ऐसे कवियों में कम जग पाएगी जिनकी व्यंजना काव्य को दीर्घायु प्रदान करती है। खड़ी बोली पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने अपने विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। कहते कि हिंदी में खड़ी बोली के पद्य प्रवाह के लिए 3 रास्ते हैं। हिंदी में अगर खड़ी बोली को फ्लो में लाना है तो उसके 3 रास्ते हैं। पहला है उर्दू या फारसी की ब्रह्मों का, और संस्कृत के वृत्तों का, और हिंदी के छंदों का। इन तीनों रास्तों से ही हम खड़ी बोली को पद्य प्रवाह में ला सकते हैं। प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस्य समझता हूँ। अगर वो पहले वाला रास्ता अपनाते हैं तो वो एक आलस है। वह हिंदी काव्य का निकाला हुआ अपना मार्ग नहीं है, पुराने मार्ग पे ही चलते जाना है। संस्कृत के वर्ण वृत्तों का माधुर्य अन्यत्र दुर्लभ है। मतलब जो संस्कृत में जो वर्ण वृत्त इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें जो माधुर्य है, उसमें जो मधुरता है, वो किसी और चीज में नहीं है। पर उसमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल में पूरी तरह स्वच्छंद होकर नहीं चल सकती। संस्कृत पदावली के अधिक समावेश से खड़ी बोली की स्वाभाविक गति के प्रसार के लिए अवकाश कम रहता है। अगर संस्कृत पदावली यूज करेंगे तो खड़ी बोली मुश्किल हो जाएगी, इजी नहीं रह जाएगी, तो उसमें प्रभाव भी उसका कम हो जाता है। तात्पर्य यह है कि संस्कृत पदावली का अधिक आश्रय लेने से खड़ी बोली के मंजने की संभावना दूर रहेगी। खड़ी बोली का पूर्ण सौष्ठव के साथ मंजना तभी कहा जाएगा जब पद्यों में उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश हो, वाक्य सफाई के साथ बैठे तथा हिंदी के प्रचलित छंदों में स्वाभाविक गति से यूज कर सके। खप सके लिखा हुआ यहाँ पर, मतलब उसको यूज कर सके। भाषा का इस रूप में परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनका हिंदी पर पूरा अधिकार है, जिन्हें उसकी प्रकृति की पूरी परख है। हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है, उसको भी सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिना सीखे हमें हिंदी आ जाएगी। नवीन छंदों के प्रयोग तथा अतुकांत रचनाओं के संबंध में शुक्ल जी ने आपत्ति नहीं की। अतुकांत क्या होते हैं? जिसमें तुक अनिवार्य नहीं होता, वो अतुकांत होते हैं। मतलब जैसे में ताल से ताल मिलाना, तुक मिलाना, ठीक है। किंतु छंद मुक्त कविता को निराला से जोड़ते हुए उसे कवि वॉल्ट हिटमैन की नकल कहा है। पद्य व्यवस्था से मुक्त काव्य रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीति काव्यों का अनुकरण परिणाम है। मतलब जो पद्य व्यवस्था के अंदर मुक्त काव्य रचे गए हैं वो नकल है, जो हमारे वेस्टर्न में जो गीत काव्य हैं उन्हीं की नकल है। वो हमारे यहाँ संगीत में बदी राग रागनियाँ हैं, पर यूरोप में कंपोजर्स अपनी अलग अलग नाद योजना या स्वर मैत्री चलाया करते हैं। कंपोजर अलग अलग तरीके के से उनको कंपोज किया करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ राग रागनियों को ही म्यूजिकल ढंग से पेश किया जाता है। उस ढंग का अनुकरण पहले बंगाल में, फिर हिंदी में, विशेषकर निराला के यहाँ हुआ। इस संबंध में यही कहना है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं है। नाद मतलब म्यूजिक है यहाँ पर, ठीक है, जो कंपोजिंग होती है उसको नाद कहते हैं। तो उस पर बेस नहीं है यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर। वस्तु विधान और व्यंजना शैली में कई प्रकार की प्रवृत्तियां इस तृतीय उत्थान में प्रकट हुई हैं, जिससे हमारा काव्य अनेक रूपता की ओर बढ़ा है। किसी वस्तु में अनेक रूपता आना विकास का लक्षण है। जब किसी वस्तु के अंदर अलग अलग तरीके से हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं तो इससे मतलब क्या है, वो डेवलप हो रहा है। यदि अनेकता के भीतर एकता का कोई एक सूत्र बराबर बना रहे, अतः काव्य तत्व यदि बना रहे, तो काव्य का अनेक रूप धारण करके भी भिन्न भिन्न शाखाओं में प्रवाहित होना उसका विकास ही कहा जाएगा। अब इसमें कवियों के बारे में बताया गया। सबसे पहले भारतेंदु युग है। काव्य को देश की बदलती हुई स्थिति और मनोवृत्ति के मेल में लाने के लिए भारतेंदु मंडल ने कुछ प्रयत्न किया, पर यह प्रयत्न केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की ओर हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके रह गया। उन्होंने राजनीति के विषय में, देशभक्ति के विषय में यही लिखा, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाए। राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली वाणी भी दबी सी रही। उसमें ना तो संकल्प की दृढ़ता था और ना न्याय के आग्रह का जोश था, क्योंकि वो राजभक्ति और देशभक्ति में कंफ्यूज थे। कभी कभी उन्हें अंग्रेजों का राज अच्छा लगता था, कभी कभी बेकार लगता था, इसीलिए उनमें वो जोश नहीं आ पाया। और ना ही उलट फेर की प्रबल कामना का उसमें वेग है। स्वदेश प्रेम व्यंजित करने वाला यह स्वर अवसाद और खिन्नता का स्वर है। मतलब वो परेशान है, देश की ऐसी स्थिति देखकर परेशान है, लेकिन पूरी तरह से अंग्रेजों को उसका कारण नहीं मानते हैं। आवेश और उत्साह का ये काव्य नहीं है। उसमें अतीत गौरव का स्मरण है। हमारे में अतीत का जो गौरव था उसका स्मरण किया है, और वर्तमान हार्स का वेदनापूर्ण अनुभव ही स्पष्ट था जो भारतेंदु युग में कविताएं आई थी। शासन की अव्यवस्था और शांति के उपरांत अंग्रेजों के शांतिमय और रक्षापूर्ण शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव
भारतेंदु के काल में बना हुआ था। मतलब वो उनके कृतज्ञ थे कि उन्होंने हमारे देश में डेवलपमेंट की है, ट्रेन चलाई है, सड़कें बनाई है, स्कूल कॉलेजेस खोले हैं, तो उनके प्रति वो कृतज्ञ रहे। इससे उस समय की देशभक्ति संबंधी कविताओं में राजभक्ति का स्वर प्राय मिला पाया जाता है। देश की दुख दशा का प्रधान कारण राजनीतिक समझते हुए भी उद्धार के लिए कवि भगवान को पुकारते मिलते हैं। मतलब वो उन राजनेताओं को उसका कारण नहीं मानते, बल्कि भगवान को उसका अपने उद्धार के लिए पुकार रहे हैं, और सरकार पर रोष या असंतोष की व्यंजना उनमें नहीं मिलती है। कुछ नूतन भावनाओं के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति के किसी प्रकार का परिवर्तन भारतेंदु काल में नहीं हुआ। भाषा ब्रज भाषा ही रहने दी गई और उसकी अभिव्यंजना शक्ति का विशेष प्रसार नहीं हुआ। काव्य को बंधी हुई प्रणाली से बाहर निकालकर जगत और जीवन के विविध पक्षों की मार्मिकता दिखाने की भी प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती है। भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। ये द्वितीय उत्थान का था। द्विवेदी जी सरस्वती के संपादन काल में कविता में नयापन लाने के बराबर इच्छुक रहे थे। नयापन लाने के लिए वे नए नए विषयों का नयापन और नानात्व प्रधान समझते रहे। मतलब वो चाहते थे कि सब्जेक्ट अलग होंगे, सब्जेक्ट नए होंगे तो कविताएं भी नहीं होंगे, और छंद, पदावली, अलंकार आदि का नयापन उनका अनुगामी रहा। द्विवेदी जी का कथन है, द्विवेदी जी कहते हैं, तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक, अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों में विचार स्वतंत्रता में बाधा आती है तथा कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होता है। मतलब कवि क्या करते थे, वो ये ध्यान रखते थे कि उनकी कविता में तुक बना रहे, लाइन से लाइन मिलती रहे, और अनुप्रास अलंकार वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होता था, वो बंध जाते थे उसमें, वो स्वतंत्र रूप से विचार नहीं कर पाते थे, जिससे कविता बिगड़ भी सकती थी और वो सीमित हो जाती थी। रचनाएं चाहे अधिकतर साधारण गद्य निबंधों के रूप में ही हुई हो, पर प्रवृत्ति अनेक विषयों की ओर रही है, इसमें संदेह नहीं। शैली में प्रगल्भता और विचित्रता चाहे ना आई हो, पर काव्य भूमि का प्रसार अवश्य हुआ है। द्विवेदी काल की देशभक्ति संबंधी रचनाओं में शासन पद्धति के प्रति असंतोष तो व्यंजित होता था, पर कर्म के प्रति तत्पर कराने का आत्मत्याग कराने वाला जोश और उत्साह उनमें भी नहीं था। अब अन्य हैं इनके अलावा। इस प्रकरण में वर्णित पहले प्रकार के कवि जैसे मैथिली शरण गुप्त, मुकुंदर पांडे आदि के संबंध में लिखा है। ये कवि जगत और जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का संचार चाहते थे। ये प्रकृति के साधारण असाधारण सब रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर उनके रहस्य भरे सच्चे संकेतों को परख कर भाषा को अधिक चित्रमय, सजीव और मार्मिक रूप देकर कविता का एक अकृत्रिम स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। अतः हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषतः मैथिली शरण गुप्त और मुकुंदर पांडे को समझना चाहिए। ब्रज भाषा काव्य परंपरा के संबंध में वो लिखते हैं, हम नहीं चाहते और शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि ब्रज भाषा काव्य की धारा लुप्त हो जाए। ब्रज भाषा काव्य, वो ये चाहते कि ब्रज भाषा काव्य जो है वो चलता ही रहे। उसमें यदि इस काल में भी चलना है तो वर्तमान भावों को ग्रहण करने के साथ ही साथ भाषा का भी कुछ परिष्कार करना पड़ेगा। उसे चलती ब्रज भाषा के अधिक मेल में लाना होगा। द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा के संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं, तृतीय उत्थान में आकर यह काव्य धारा कल्पनान्वित, भाषाविष्ट और अभिव्यंजनात्मक हुई। भाषा का कुछ दूर तक चलता हुआ स्निग्ध, प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह इस धारा में सबसे बड़ी विशेषता है। खड़ी बोली वास्तव में इसी धारा के भीतर मजी है। मतलब खड़ी बोली को ज़्यादातर, खड़ी बोली में जो भी सुधार आया है वो इसी धारा के अंदर आया। दूसरी बात जो इस धारा के भीतर मिलती है, हमारे यहाँ के प्रचलित छंदों और उनके भिन्न भिन्न योगों से संगठित छंदों का व्यवहार। इसमें ज्ञान और काव्य का संबंध बताया गया है। यह बात तो स्पष्ट है कि ज्ञान काव्य ही के संचरण के लिए रास्ते खोलता है। ज्ञान होगा तो काव्य बढ़ेगा। ज्ञान प्रसार के भीतर ही हृदय प्रसार होता है और हृदय प्रसार ही काव्य का सच्चा लक्ष्य है। अतः ज्ञान के साथ लगकर ही जब हमारा हृदय परिचालित होता है, तभी काव्य की नई नई मार्मिक अर्थ भूमियों की ओर बहेगा। ज्ञान को किनारे रखकर उसके द्वारा सामने लाए हुए जगत और जीवन के नाना पक्षों की ओर न बढ़कर यदि काव्य प्रवृत्त होगा तो किसी एक भाव को लेकर अभिव्यंजना के वैचित्र्य प्रदर्शन में ही लगा रह जाएगा। इस दशा में काव्य का विभाव पक्ष शून्य होता जाएगा और उनकी अनेक रूपता सामने नहीं आएगी। अनूप शर्मा के संबंध में लिखा है, भाषा के सरल प्रवाह के अतिरिक्त इनकी सबसे बड़ी विशेषता है व्यापक दृष्टि, जिससे ये हमारे ज्ञान पथ में आने वाले अनेक विषयों को अपनी कल्पना द्वारा आकर्षक और मार्मिक रूप में रखकर काव्य भूमि के भीतर ले आए हैं। जगत के इतिहास, विज्ञान आदि द्वारा हमारा ज्ञान जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक हृदय को भी ले जाना आधुनिक कवियों का एक काम होना चाहिए। मतलब जगत के इतिहास जो हमारी हिस्ट्री है, साइंस है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, तो कवियों का ये काम है कि हमें उस ज्ञान के जरिए आगे लेकर जाए।
जगदम्बा प्रसाद हितैषी की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, यदि खड़ी बोली की कविता आरंभ में ऐसी ही सजीता के साथ चली होती जैसी कि इनकी रचनाओं में पाई जाती है तो उसे रूखी और नीरस कोई नहीं कहता। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी कविता में छायावाद का उद्भव रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं तथा ईसाई संतों के छायाभास के प्रभाव स्वरूप माना है। छायावादी कविताओं का संबंध बांग्ला से जोड़ते हुए लिखते हैं, ईसाई संतों के छायाभास, छायाभास क्या था, फैंटेस्माटा, तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र के परिवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद सिम्बलिज्म के अनुकरण पर रची जाने के कारण बांग्ला में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी थी। यह वाद क्या प्रकट हुआ, मतलब छाया के बाद का मतलब क्या है, एक बनाए रास्ते पर दरवाजा सा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बार की झुक पड़े। मतलब जैसे ही छायावाद आया, उनकी कविताएं चलने लगी तो सभी उसी तरफ आकर्षित हुए। कई कवि एक साथ रहस्यवाद और प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद को ही एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े। चित्र भाषा या अभिव्यंजन पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया तब उनके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफी समझा गया। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य ने छायावाद का नाम ग्रहण किया। अब छायावाद में विशेषता था गया अलौकिक और लौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम जो संसार में रहकर प्रेम किया है तो वो प्रेमी, और जो प्रभु से जो प्रेम होता है वो अलौकिक प्रेम, यही उसके सब्जेक्ट है छायावाद के अंदर। छायावाद शब्द का जो प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम का आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार की व्यंजना करता है, मतलब ईश्वर को ही अपना प्रेम मानता है और स्वयं को उसकी प्रेमिका। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली और पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। छाया के रूप में मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं उसके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल लेना जो सामने नहीं है, उसकी छाया बना करके हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम है छायावाद। छायावाद का चलन द्विवेदी कालीन की रुखी इतिवृत्तात्मक की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। अतः इस प्रतिक्रिया का प्रदर्शन हम छायावाद में प्रयुक्त भाषा और शैली पर देख सकते हैं। छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं है। उसमें भावावेश की आकुल व्यंजना, लाक्षणिक वैचित्र्य, मूर्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध चमत्कार, कोमल पद विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी। छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना की लाक्षणिक वैचित्र्य, वस्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमय भाषा और मधुमय कल्पना को साध्य मानकर चलने लगे। मतलब छायावाद जब नाम चला तो लोगों ने रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना, वस्तु विन्यास इन सब चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। छायावाद की सीमाओं को रेखांकित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, सीमाएं मतलब किसी चीज़ की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, उनको सीमा कहा जाता है। छायावाद की सीमाओं को रेखांकित करते हुए शुक्ल जी कहते हैं, शैली की इन विशेषताओं के दूरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की और उनकी दृष्टि न रही। उनका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं था। अर्थभूमि या वस्तु भूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। विभाव पक्ष या तो शून्य पक्ष अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रसारणोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। मतलब जिस काव्य क्षेत्र को प्रसारण मतलब विस्तृत होना चाहिए था, मतलब बहुत ज़्यादा फैलना चाहिए था, वो संकुचित हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया। असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमय भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्राय बंद गई। समन्वित विशाल भावनाओं को लेकर चलने की ओर ध्यान नहीं रहा। मतलब भावना सिर्फ एक ही रह गई, जो अज्ञात प्रियतम है, जो प्रभु हैं, जिनको अज्ञात शक्ति माना जाता है, उनके अलावा किसी और चीज़ को, भावनाओं को उन्होंने बल नहीं दिया। तो छायावाद में सिर्फ वही चीज़ चलकर रह गई। छायावाद का रूप रंग खड़ा करने वाले कवियों के संबंध में अंग्रेजी या बांग्ला की समीक्षाओं से उठती हुई इस प्रकार की पदावली का कोई अर्थ नहीं कि इन कवियों के मन में एक आंधी उठ रही थी जिसमें आंदोलित होते हुए वे उड़े जा रहे थे। एक नूतन वेदना की छटपटाहट थी जिसमें सुख की मीठी अनुभूति भी लुकी हुई थी, लुकी मतलब छुपी हुई थी। रूढ़ियों के भार से दबी हुई युग की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मार रही थी। मतलब बहुत सारे कवि ऐसे भी थे जो इस जकड़न से निकलना चाहते थे, जो ये रीति चली आ रही थी इससे निकलकर कुछ नया लिखने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो अपनी अभिव्यक्ति करना चाह रहे थे। ना कोई आंधी थी, ना तूफान, ना कोई कसक थी, ना वेदना, ना प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया आघात था, ना उसका आहत नाद।
इन बातों का कुछ अर्थ तब हो सकता था जब काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की ओर मुड़ता जिन पर ध्यान ना दिया गया रहा होता। मतलब ये सब चल रहा था मन में, लेकिन निकलकर सामने नहीं आया। सामने वही कविताएं आई, जैसे अज्ञात शक्ति की तरफ मोहित होना, ठीक है, वही चीजें चलती रही। मतलब इसमें कुछ नयापन आया नहीं। छायावाद के पहले नए नए मार्मिक विषयों की और हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। जब तक छायावाद नहीं आया था तब तक अलग अलग सब्जेक्टों पे कविता होती थी। कसर थी तो आवश्यक और व्यंजन शैली की, कल्पना और संवेदना के अधिक योग की। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र ढर्रे पर श्री मैथिली शरण गुप्त, श्री मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा हो रहा था। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक होने के कारण हमारा वर्तमान काव्य प्रसंगों की अनेक रूपता के साथ नई नई अर्थ भूमियों पर कुछ दिनों तक बहुत कम चल पाया। इस प्रकरण में छायावाद पर कलावाद, अभिव्यंजनावाद आदि काव्य आंदोलनों के प्रभाव की चर्चा शुक्ल जी ने करी है कि मतलब छायावाद के ऊपर कलावाद और अभिव्यंजनावाद का क्या असर हुआ था, क्या उनके आंदोलनों का क्या प्रभाव उसके ऊपर, छायावाद के ऊपर पड़ा था। उन्होंने कलावाद और अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में लिखा है। कुछ दिन कलावाद की धूम रही और कहा जाता रहा कि कला का उद्देश्य कला ही है, मतलब कुछ अलग दिखाना। इस जीवन के साथ काव्य का कोई संबंध नहीं है, उसकी दुनिया ही और है, मतलब दूसरी दुनिया है वो। किसी काव्य के मूल्य का निर्धारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो सकता। काव्य तो एक लोकातीत वस्तु है, मतलब लोग जो अतीत है वह उसी की वस्तु को काव्य कहते हैं। कवि एक प्रकार का रहस्यदर्शी या पैगंबर है, जिसको सीयर कहते हैं। अभिव्यंजनावाद को लेकर बताया गया है कि काव्य में वस्तु या वर्ण विषय कुछ नहीं, जो कुछ है अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन है। इन वादों के अनुसार काव्य का लक्ष्य उसी प्रकार के सौंदर्य की सृष्टि या योजना कहा गया जिस प्रकार बेल बूटे या नक्काशी का, जैसे किसी चीज को सुंदर बनाने के लिए बेल बूटे और नक्काशी की जाती है, उसी प्रकार से काव्य का लक्ष्य क्या है, उसके सौंदर्य को बढ़ाना। कवि कल्पना प्रत्यक्ष जगत से अलग एक रमणीय स्वप्न घोषित किया जाने लगा और कवि सौंदर्य भावना के मद में झूमने वाला एक लोकातीत जीव बनकर रह गया।